हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। और हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक आपको फॉर्मेट और एडजस्टमेंट्स, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एडजस्टमेंट को क्रैक कैसे करना है ये हम आपको सिखा चुके हैं। बट सर अब कुछ क्वेश्चंस तो कराइए। आज हम आपको बताएंगे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, थ्योरी पेपर में। और मेरा मानना यह है कि इन 5 क्वेश्चंस को अगर आज आपने ढंग से समझ लिया तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना है। तो आप ये बात कह सकते हो कि 7 मार्क्स आज आपके कंफर्म होने वाले हैं। बट प्रोवाइडेड आपको पहले 3 लेक्चर्स ढंग से समझ में आ गए हो और आप लोगों ने देख लियो। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जाओ और उन तीनों लेक्चर्स को ढंग से देखो। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, छोटे वाले भी, 2 मार्क्स वाले भी और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आता है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई दे सकती है किसी एक सेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है द ट्रांजैक्शन एज बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपको बताना है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब आपको एक बात समझनी होगी कि हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते थे वो इनडायरेक्ट अप्रोच से बनाते थे। ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये वाली एक्टिविटी, ये जो सारी ट्रांजैक्शन है ये सीएफएस के फॉर्मेट में आएंगी कि नहीं आएंगी, वो ये पूछ ही नहीं रहा है। वो आपसे बस ये पूछ रहा है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इनका नेचर क्या है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो नेचर की होती थी जो डे टू डे रिलेटेड होती थी, लेकिन हम फॉर्मेट के अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच करते थे टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उस अप्रोच से नहीं सोचना एक आम जिंदगी की अप्रोच से है कि अगर ऑपरेटिंग यानी डे टू डे ट्रांजैक्शन है तो ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता था फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंस यानी डेट और इक्विटी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 आइटम्स आती हैं, एक आती है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। आओ देखते हैं फटाफट। कैश सेल ऑफ गुड्स, ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा? ये है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर, ये माल बेचकर पैसा आया, ये सर्विसेज देकर पैसा आया, तो ये भी क्या होगा बेटा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ओके। फिर माल खरीदा आपने, ये भी क्या है बेटा? हमारा ऑपरेटिंग। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, एम्प्लॉइज को सैलरी दी होगी, उनसे सर्विसेज ले रहे हो आप, ये भी क्या है बेटा? हमारा ऑपरेटिंग। पेटेंट परचेज, पेटेंट एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट इज फाइनेंसिंग। यू नो बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट होल्डर्स को, कई करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी होती है, लिमिट फैसिलिटी, यानी वो अपने अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी इट्स अ काइंड ऑफ लोन, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है आजकल। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, दिस इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आता है परचेज ऑफ शेयर। अब आपने शेयर खरीदे तो ये आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बताया था मैंने आपको, पैसा चुका दिया, डेट चुका दिया, तो ये कौन सा हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिलना भी एक हमारी कौन सी होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसा दे दिया, फाइनेंस कम हो गया, डेट कम हो गया, तो क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे जो पैसा मिल रहा है, मैंने बताया था वो भी क्या होती है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट से आया हुआ हर एक, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो, वो भी क्या होती है? इन्वेस्टिंग ही होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने दिया होगा, तो ये क्या है बेटा? फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस लेने का जो खर्चा होता है, यानी जो
ब्याज या जो आप डिविडेंड दोगे वो भी हमारा फाइनेंसिंग में आएगा। इनकम टैक्स पेड, दिस इज ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, दिस इज इन्वेस्टिंग। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस पर कोई गेन हो रहा है तो वो क्या होता है, हमारा इन्वेस्टिंग, क्योंकि हर साल तो हम नहीं कर रहे ना ये। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश मिला तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। कैश पेड टू क्रेडिटर है तो ऑपरेटिंग, लेकिन कैश इन्वॉल्व है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। आप इसको ऑपरेटिंग भी लिख सकते हो और आप इसको भी ऑपरेटिंग लिख सकते हो बड़े ही प्यार से। गॉट इट? समझ में आ गया? तो मेजर जो मुझे लग रहा था कि बच्चों को ये बात नहीं पता अभी तक कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का तरीका इनडायरेक्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग का मतलब तो आपको समझ में आता है ना। ऑपरेटिंग का मतलब है जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है डे टू डे, तो उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही डालोगे। ऐसा मत सोचना कि सर कैश सेल ऑफ गुड्स तो आपने फॉर्मेट में कहीं लिखवाया नहीं। अरे भाई वो तो इनडायरेक्ट अप्रोच से करने का एक तरीका है, ठीक है ना? गॉट इट? अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से करते तो आता। ओके, क्या सर डायरेक्ट अप्रोच होती है? होती थी, अब नहीं होती। क्लियर? आओ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो इंडिविजुअल वाले होंगे, जैसे ये आजकल 2 मार्क्स में बहुत आ रहे हैं कि इसमें आपको बताना है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये रहा क्वेश्चन ऑपरेटिंग। फॉर्मेट निकाल के बैठना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, अगर याद नहीं है तो, ऑल्दो याद होना चाहिए था। क्वेश्चन पढ़ लेते क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर उसको क्रैक करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आफ्टर दिया हुआ है, बट वी वांट बिफोर। ये हमें दिया हुआ है आफ्टर, बट हमें चाहिए होता है बिफोर वाला। वो दे रखा है 2,15,000। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 45,000। हमें नहीं पता पेड है या मेड है, तो अगर पता ही नहीं है तो दिस इज मेड एज वेल एज पेड। भाई देखो ना पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो यही पेड है और यही मेड है। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड पेड आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया, पेटेंट अमोर्टाइज, अमोर्टाइज का मतलब होता है राइट ऑफ हो गया, गेन यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, और इनकम टैक्स रिफंड बताया था। पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि ये बोथ पेड और मेड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आओ देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे क्रैक करने वाले हैं, आ जाओ। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, हेडिंग डाल देना, ए ऑप्शन आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट से। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है जी, तो यानी ये प्रॉफिट एज पर P&L दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,15,000 रुपए। कितना दिया हुआ बेटा, 2,15,000 रुपए। इसके बाद अगर देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है पेड, तो यही पेड है यही मेड है, हमें मेड वाला चाहिए होता है 45, लेकिन उसमें 30,000 क्या है बेटा, 30,000 क्या यहाँ पर दिया हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स, तो माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स मेड, तो 45,000 में 30,000 आप क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ गया बेटा, 15,000 आ गया। फिर डिविडेंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिविडेंड जो आपने मेड किया है, डिविडेंड पेड, सॉरी कितना आ गया 50,000, डिविडेंड पेड आ गया हमारा 50,000। 4 चीजें आती थी, जनरल रिजर्व वो क्वेश्चन में है नहीं, और दूसरा इंटेरियम डिविडेंड वो एडजस्टमेंट में होता है। तो कितना आ गया 230 एंड 50, दिस इज 2,80,000। तो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। ओके, अब हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो वो दे रखा है डेप्रिसिएशन है 25,000,
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है 10,000 और पेटेंट राइट ऑफ भी दे रखा है 30,000। एक एक करके तीनों 1 2 3 तीनों को आपने डालना है। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड वन मोर थिंग विच इज पेटेंट राइट ऑफ। अमाउंट देख लेते हैं बेटा, 25, 10 और 30 क्या आ गया? 25,000, 10,000 और 30,000। शाबाश, ठीक है जी। और लेस कर देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और वो दे रखी है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 70,000। तो वो यहां पर आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ, क्या दे रखा है? लैंड। तो यहां लिख देंगे हम लैंड। कितना आ गया? 70,000। नेगेटिव आइटम को ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके सब सॉल्व करने के बाद आपको याद होगा आता था प्रॉफिट आफ्टर, ओहो प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फॉर्मेट होगा आपके पास, तो इनको जोड़ते हैं बेटा। 280, 3,05,000, 315, 315 और 345। 345 में से 70 चले गए, 345 में से 70 चले गए, ये बचा 5 और यहां से आ गया हमारे पास 27। तो 2,75,000 हमारा आंसर बचा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कोई भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। ठीक है जी, तो वैसे फॉर्मेट में बता दूं, ऐड होता था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट, ऐसा एक भी अमाउंट नहीं है। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट, ऐसा भी कोई भी अमाउंट नहीं है। अब ये आया 2,75,000, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया बेटा? 2,75,000। और लेस करते हैं हम यहां से टैक्स। टैक्स कौन सा? टैक्स पेड। टैक्स पेड वो कितना दिया हुआ था बेटा? 45, लेकिन उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स एडजस्ट होगा। तो ये आ गया 45,000 माइनस 30,000, तो कितना आ गया भैया? 15,000। अब ये माइनस हो गया, हमारा आंसर आ गया 2,60,000। अब ये जो 2,60,000 हमारा आंसर आया है, ये प्लस में है या माइनस में? प्लस में। तो अब ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बेटा? पक्का? डन? देख लो, ऑल क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको क्रैक करने के लिए। जल्दी करिए, 2 मिनट है आप लोगों के पास, इसको क्रैक करिए फटाफट। आई होप आप लोगों ने क्रैक किया होगा बेटा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बताएगी कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। अब यहां पर एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे पहला आया गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल असेट होता है। इनटेंजिबल असेट का ट्रीटमेंट बताया था, वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग में आएगी, घटेगी तो वो ऑपरेटिंग में ही आएगी। तो 1 लाख से 75, देखो ये 2019 है और ये 2020, ऐसे देखना पड़ेगा ना। 2019 से 2020 में 25,000 कम हो गया, तो ये तो राइट ऑफ हो गया। अगर ये राइट ऑफ हो गया तो ये इन्वेस्टिंग का तो हिस्सा है ही नहीं, ये तो कहां आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई है बेटा? बढ़ गई है। पेटेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो ये आपने क्या किया होगा? परचेज किया होगा, ये आपने खरीदा होगा। लैंड, लैंड एक्सेप्शनल केस, वैल्यू कम होती है, बाकी किसी भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है? सेल। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पर अगर वैल्यू कम होती है तो इसको बोलते हैं हम सेल ऑफ लैंड।
क्योंकि लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता हमारे अकाउंट्स के हिसाब से। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई तो परचेज, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 10% इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, 2 लाख और 1,80,000। अब हम इंटरेस्ट किस पर लगाएंगे, ये कोई डेट नहीं है, तो हमको प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा हमारा 6,000। एक्रूड जो अभी भी बकाया है, देखो इसका तो कुछ करना है, इसका कुछ नहीं करना। एक्रूड इंटरेस्ट तो हमारा करंट असेट होता है, और यहां पर हम कैश फ्लो देख रहे हैं कितना पैसा आ गया, 6,000 तो अभी बकाया है। हम यहां पर ये देखेंगे कि टोटल कितना आना था। वेट एंड वॉच, आओ क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेक्ट करेंगे। आओ तो यहां पर भी हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब एक एक करके चीजें देखेंगे। पेटेंट को खरीदा है तो लेस हो जाएगा, लेस परचेज ऑफ पेटेंट्स। तो खरीदा है कितना बेटा 25,000, दिस इज नेगेटिव ऑफ 25,000, पैसा जा रहा है। फिर आ रहा है लैंड, दिस इज सेल ऑफ लैंड, तो प्लस हो जाएगा, एड सेल ऑफ लैंड कितना बेटा 10,000 रुपया प्लस में आएगा। फिर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, कितने से बढ़ गई 2,25,000, 2,25,000, 21 से 2 46 हो गई, तो ये भी क्या हो गया लेस परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000। ठीक है जी, 21 से 246 हो गया ना। प्लांट एंड मशीनरी सेम है तो कुछ करना नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट आपने सेल की है इन्वेस्टमेंट, तो लेस ऐड कर देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, कितना कर देंगे 20,000, और ये जो परचेज था ये नेगेटिव में आएगा। और एक चीज और ऐड करनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको देखना, इन्वेस्टमेंट से आई हुई इनकम। अब पहले तो आपकी प्रिजम्पशन होगी कि आप 2 लाख पर ब्याज कैलकुलेट करोगे या 1,80,000 पर, ये आपके ऊपर बात है। हम नोट लिख देंगे कि हमने ये माना कि जो सेल ऑफ लैंड है वो या तो बिगिनिंग में हुई है, सॉरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो या तो बिगिनिंग में हुई है या वो एंड में हुई है। तो अगर मैं 2 लाख मान के चलता हूं तो 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000। आना तो चाहिए था 20,000, लेकिन उसमें 6,000 अभी भी लेना है, तो कितना हो गया बेटा 14,000, कितना हो गया 14,000। ठीक है जी, यहां अमाउंट आ जाएगा। नोट पहले लिख देता हूं, भूल ना जाए। नोट, वी हैव assumed that sale of investment took place at end of year, तभी तो पूरे साल 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टेड थे, तभी तो ब्याज आया, और 6,000 अभी एक्रूड है, तो कैश फ्लो कितना हुआ होगा 14,000 रुपए का। क्लियर है? अब कितना अमाउंट बैठ गया बेटा, दिस इज 10 30 और ये आ गया 44, तो पॉजिटिव है, और ये आ गया 2.5 लाख। ठीक है जी, ये आ गया 2.5 लाख, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2,06,000, विच इज नेगेटिव अमाउंट, विच इज नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आई बात, आगे बढ़े पक्का। चलो, तो ये था बेटा, देखो सिर्फ इन्वेस्टिंग, इससे पहले कराया सिर्फ ऑपरेटिंग, एक देख ले सिर्फ फाइनेंसिंग, फिर एक फुल फ्लैश देख लेंगे। तो आपको बस एडजस्टमेंट याद होनी चाहिए, आपको बस फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्वेश्चन खुद में खुद होंगे। ठीक है, आओ इसको भी पढ़ लेते हैं ढंग से। कह रहे हैं जी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बताना है। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, बढ़ते हुए नजर आ रही है हमको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होते हुए नजर आ रही है हमको। SPR बढ़ते हुए नजर आ रहा है हमको। इंपॉर्टेंट बताया था ना उस दिन ट्रीटमेंट, आज फिर बताते हैं। 12% डिवेंचर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखो
इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहे हैं 31 मार्च को आपने इशू की थी। इंटेरियम डिविडेंड लगाना है, इक्विटी शेयर वॉज पेड एट द रेट ऑफ 15%। तो किस पर लगाओगे? 31 मार्च को तो आपने इशू किए, तो पूरे साल कितने लोग चले थे? 4 लाख। तो आप जो ब्याज लगाओगे, इंटेरियम डिविडेंड दोगे, वो 4 लाख का 15% दोगे। 4 लाख का 15% होता है बेटा 60,000। कितना हो गया? 60,000 इज इंटेरियम डिविडेंड। ये मैंने 4 लाख पे क्यों निकाला है? क्योंकि आपने इशू एट द एंड किया है। आज जिसको इशू किया, आज उसको थोड़ा डिविडेंड दे दोगे भाई। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम किया है 1.5 लाख रुपए का, उसको 5% प्रीमियम पर रिडीम किया है। तो 1.5 लाख का 5% होता है 7500। तो 7500 रुपये तो आपका एक और खर्चा हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम वॉज पेड डेबिटेड टू द स्टेटमेंट फॉर P&L। ठीक है, तो होता ही है। 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख आपने इशू किए थे 31 मार्च 2020 को। ओके, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को क्रैक कर लेंगे। देखो, फिर वही फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। इसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर से कितना पैसा आया। इशू ऑफ शेयर से 1,25,000 तो ये, और यहां मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। देखो, 1 लाख से चीज 2.25 लाख रुपए हो गई, 2,25,000। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब है जो शेयर इशू किए वो प्रीमियम पे किए। तो जो इशू ऑफ शेयर होगा बेटा, इशू ऑफ शेयर्स जो होगा वो ढंग से अमाउंट देखेंगे। 1 लाख, आराम से देखो, 1,25,000 जो था वो तो हमारी फेस वैल्यू थी, प्लस 1,25,000 जो था वो हमारा प्रीमियम का अमाउंट था। तो टोटल कितना आया? 2,50,000। प्रीमियम जोड़कर लिखना होता है, इशू ऑफ शेयर अलग अलग मत लिखना, गलती हो जाएगी। ठीक है जी। और शेयर इशू कब किए? 31 मार्च को किए। बात समझ में आ गई? ये भी हो गया और ये भी हो गया। फिर कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, अच्छा बाद में आएंगे, पहले इंटेरियम डिविडेंड की एंट्री कर लो। इंटेरियम डिविडेंड 60,000 निकाला आपने, तो लेस आ गया इंटीरियम डिविडेंड कितना? 60,000। ये तो पे किया होगा आपने, माइनस। फिर लेस कह रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या कह रहे हैं? सॉरी, फिर कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपने 1.5 लाख रुपए रिडीम कर दिया और वो 5% प्रीमियम पे किया है। तो देखो, पहले तो क्या आ गया? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना कम किया? 1.5 लाख रुपए। और इसको रिडीम करते वक्त एक खर्चा आया, विच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो कितना था बेटा? 5%, यानी 7,500। क्लियर है? अच्छा जी। फिर एक बात और क्या रखा है? 12% डिवेंचर 1 लाख के इशू किए थे 31 मार्च 2020 को, अभी इशू किए, यानी पूरा साल इसको इस्तेमाल किया, उसका ब्याज जाएगा। तो लेस हो गया सबसे पहले तो इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर कितना है बेटा? जल्दी जल्दी बताएंगे। इशू ऑफ डिवेंचर है 1 लाख रुपए। ये तो पैसा आएगा, सॉरी लेस क्यों लिखा मैंने, यहां तो लिखना है ऐड। ठीक है जी। ये सारा पैसा जा रहा है ना, सिर्फ ये आया था, ये भी ऐड ही है। ये सारे अमाउंट नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट तो आपका माइनस होगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब डिवेंचर पे ब्याज कितना है? देखो, 3 लाख का कितना परसेंट? 12%, विच इज 3,600। 3 लाख का 12% इज 36,000। तो ये हमको माइनस करना है। सारी एडजस्टमेंट क्रैक हो गई है, चेक कर लो। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है जी। और कुछ भी नहीं बचा। SPR का ट्रीटमेंट भी सिखा दिया, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन भी हो गई, प्रीमियम रिडम्पशन भी हो गया, डिवेंचर भी हो गया, डिवेंचर का ब्याज भी हो गया। ठीक है जी। अब जो पैसा बचेगा मेरे हिसाब से तो देख लो 2.5 लाख, और ये कितना आ गया बेटा? 3 लाख। तो 3.5 लाख रुपए ये हो गया, और ये कितना आया हमारा? 2,10,000, और ये हो गया। तो मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करना। तो वो आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटी। बात समझ में आ गई? ट्रीटमेंट समझेंगे, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। क्लियर है? तो 3.5 लाख रुपए ये बना था ये, और इसमें से 2,10,000 तो यही चले गए। कर दूं क्या पूरा? 2,10,000 तो यही चले गए। कितना आ गया? 1,40,000 बचा। अब 1,40,000 में से 7500 और ये चले गए, तो 36,000 ये माइनस करो पहले। तो कितना आ गए? 1,04,000 रुपये, और इसमें से 7500 और माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारा 96500। तो 96500 का इनफ्लो आया है। गॉट इट? क्लियर? चलें आगे। तो मतलब कुछ भी है, जो भी फाइनेंस से पैसा आएगा वो प्लस हो जाएगा, जाएगा वो माइनस। इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है, बस इसको ध्यान रखना, जब भी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो समझ जाना कि जो शेयर बेचे हैं वो प्रीमियम पे बेचे हैं, और अमाउंट ऐड होकर ही लिखा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब हम बढ़ेंगे अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन पर। तो थोड़ा सा ध्यान से हमें इसको देखना है, एक एक चीज। पहले पूरा क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। एडजस्टमेंट। एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई। तो जो आपने लोन लिया हुआ है, यहाँ पर लोन होगा कहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन दिया हुआ है, तो जो ये लोन दिया हुआ है आपको, वो आपने 1 जुलाई को लिया है। अब 1 जुलाई को लोन लिया है तो ब्याज भी उसी प्रकार से जाएगा ना बेटा फिर। क्लियर है? उसके बाद टैक्स भी दिया हुआ है आपको, ऊपर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? पेड। तो मेड हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें करनी चाहिए एडजस्टमेंट। क्या करनी चाहिए? एडजस्टमेंट। यहां बना लेते हैं फॉर्मेट। आओ यहां हम बना देते हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट। ठीक है जी। ये वर्किंग नोट की जगह, ऐसे ही इधर फॉर्मेट, और ये क्या आ गई? वर्किंग नोट की जगह। ठीक है जी। तो पहला वर्किंग नोट तो हम यही बना लेते हैं लास्ट में। क्या बना लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है। देखना ध्यान से, 60,000 का 80,000 हुआ है, और ये कब हुआ है? 1 जुलाई। तो 60,000 पे तो 3 महीने, अप्रैल मई जून, और 80,000 पे 9 महीने का 10%। तो 60,000 का 10% अप्रैल मई जून 3 महीने, और 80,000 रुपये का 10% बाकी बचे हुए 9 महीने के लिए। ठीक है जी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1/4 3/4, 4 से कटा कितना आ गया? 2000। तो दिस इज 6000 प्लस, और यहाँ पर कितना आया? 4, यानी 1500। तो ये आ गया टोटल ब्याज आ गया 7500। याद करके रख दिया। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमको क्या रखा है? टैक्स 53, और ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 70 और 68। तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर ओपनिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यही आएगा। क्या है? 70 और 60। ओपनिंग इज 70 एंड क्लोजिंग इज 60। एंड नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स 53,000 वॉज पेड। तो पेड है तो बेटा इधर आएगा टू बैंक 53। अब हमारे पास क्या बच जाएगा? बाय P&L मेड वाला। तो देखो दिस इज हाउ मच? दिस इज 1,13,000। 1,13,000 में से 70,000 अगर आप माइनस करोगे तो ये आ गया 43,000, एंड 43,000 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे पास पेड भी आ गया और मेड भी आ गया। नाउ अब हम रेडी हैं क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट वाला भी वर्किंग नोट बना लो। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, एज पर P&L। ये देखते हैं कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपको 1,20,000 से कम हो गया 25,000। तो ये तो नेगेटिव में हो गया ना 95,000। पहली बात। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर टैक्स। कौन से वाला? मेड वाला। मेड वाला टैक्स था 43। तो बेटा यहाँ पर आ गया 43। फिर हम देखते हैं कोई प्रपोज डिविडेंड तो नहीं है। ढूंढो क्वेश्चन में, कहीं प्रपोज डिविडेंड तो नहीं है। आंसर इज नो। कहीं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा? नहीं।
कहीं इंटेरियम डिविडेंड तो नहीं है, आंसर इज नहीं। तो हमारी शुरुआत यहीं से ही होगी, तो ये नेगेटिव का 52,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इसलिए लाए क्योंकि नेगेटिव का भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ए आया कैश फ्रॉम, तीनों एक्टिविटी यहीं कर रही है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, पिछली क्लास में लिखवाया था, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, और ऊपर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन डेट आ जाएगी। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो कितना दे रखा है बेटा, नेगेटिव का 52,000। ठीक है जी, इसके बाद फॉर्मेट के अनुसार ऐड होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस। सबसे पहले आता है डेप्रीसिएशन, 23,000 से 48,000, तो 25,000 डेप्रीसिएशन लगा होगा। तो हमने क्या लगाया, डेप्रीसिएशन 25,000 ऐड हो गया। फिर कोई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी निकाला था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना था, 7,500, तो यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,500। वेरी गुड। इसके अलावा और कोई खर्चा यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। और इनकम की बात करें तो कोई भी इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे आपको पता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो लेस वाली कोई भी आइटम यहाँ पर हमारे पास है नहीं। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये कितना आया, एक बारी देख लेते हैं भैया, कितना आया, कैलकुलेट करो फटाफट से। 52,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 7,500, तो दिस इज नेगेटिव का 19,500। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला काम क्या कह रहा है, अगला काम आता है वर्किंग कैपिटल ढूंढना। अब वर्किंग कैपिटल यहाँ पर करंट असेट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है ट्रेड पेबल, इसकी वैल्यू हो रही है कम, ट्रेड पेबल की वैल्यू हो रही है कम, तो ये लेस हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का तो काम हो चुका है। करंट इन्वेस्टमेंट की, करंट असेट की बात करें तो एक इन्वेंट्री है और एक ट्रेड रिसीवेबल है। इन्वेंट्री 7,000 से बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल हमारे 14,000 से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहले तो हमें पता है ना क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल की बात करो, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स और इन्वेंटरी, ये तीन आइटम थी। देखो पहले था ट्रेड पेबल, 14,000 कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी कम होती है तो माइनस, तो ये आ गया 14,000 नेगेटिव में। फिर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी क्या होगा बेटा हमारा माइनस। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करोगे तो ये 14,000 कम हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल देखोगे तो ये 14,000 कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो 14 से 14 तो कट गया, इसको 7 देंगे तो कितना आएगा 26,500 नेगेटिव। तो ये आया प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट में हम माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स कितना था हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी आपने निकाला था 53,000 जो आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पेड वाला आता है 53,000, ये नेगेटिव आ गया। क्लियर, तो कितना आ गया हमारा 7,9,500 नेगेटिव। तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ए ऑप्शन आ गया हमारे पास, ए का आंसर आ गया। अब ऐसे हम करेंगे बी, बी है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर आगे पीछे कर सकते हैं क्या, पहले इन्वेस्टिंग फिर वो, कोशिश करो ऐसे ही रखो भैया, नंबर कर सकते हैं फॉर्मेट के अनुसार ऐसा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात की जाए, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो एक मशीनरी दिख रही है जिसकी वैल्यू बढ़ते हुए नजर आ रही है,
और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो मशीनरी की वैल्यू आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही है 3,84,000 और 2,15,000। तो 384 माइनस 215 1,69,000 से। तो यहाँ पर आ गया परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000। तो ये भी फिलहाल अभी नेगेटिव में आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमको यहाँ पर गिवन नहीं है। फिक्स्ड असेट के आगे नोट्स टू अकाउंट है, वो हमने वहाँ पर जाकर देख लिया। क्लियर है जी, आगे बढ़े, और कुछ नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ चुका है 1,69,000, ये भी यूज्ड ही आया है। तो कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आता है जी सी ऑप्शन, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, फाइनेंसिंग। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7,500 नेगेटिव का पे किया होगा। आ जाओ जी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़ रही है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़ रही है, तो 2 लाख प्लस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने 20,000 रुपये और ले ली, तो रेजिंग ऑफ लोन, रेजिंग ऑफ लोन कितना बेटा? 20,000 रुपये प्लस हो गया। और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रही, ना कोई हमारा प्रेफरेंस शेयर है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया 2,20,000 में से 7,500 चले जाएंगे, तो 220 माइनस 70, एक सेकेंड, ये आ गया 2,12,500, ये पॉजिटिव आया है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहां तक तो हर एक बच्चे को आ ही गया होगा, मेरे को उम्मीद है। ठीक है जी। मेन मुद्दा अब शुरू होगा, ये तो हमने पहले आपको सिखा दिया। मेन मुद्दा क्या है कि अब 3 आंसर है मेरे पास, एक है 7,9500 नेगेटिव, एक है 1,69,000 और एक पॉजिटिव है। तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7,9500 प्लस 1,69,000 और माइनस आया 2,12,500, तो ये आया 36,000 नेगेटिव। 36,000 क्या आया? नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर तो ये पॉजिटिव आता तो नेट इंक्रीज होता, ये नेगेटिव आया है तो ये डिक्रीज है। अब देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ध्यान से। ओपनिंग कैश है हमारा ये रहा 49 और 4, 49 और 4 कितना हो गया बेटा? 49 और 4 कितना होता है? 53। कितना आ गया? 53। तो आप ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश 53,000। ठीक है जी, ऐड करना, ऐड। अब देखो अदर करंट असेट्स के 2 ट्रीटमेंट हो गए। हम अदर करंट असेट्स को हम ये मान सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अगर आप नहीं मानते तो आप इधर प्लस भी कर सकते थे। यहाँ पर जैसे हमने ये प्लस किया ना, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रही वैल्यू, यहाँ भी प्लस कर सकते थे। अदर करंट असेट्स जनरली करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसलिए हम यहाँ ले लेते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, वो मल्टी इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आप कैसे मर्जी कर लें। अब 53 यहाँ पे किया। अब ध्यान से देखो 36 में से 53,000 जाएगा, 53,000 जाएगा, वो आ गया 17,000। तो 53 गया, 36 में से 73, तो ये तो नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। कैश एंड कैश दिस इज, ये कुछ मिसप्रिंटिंग लग रहा है। 53 ही है वैसे तो 53 माइनस 36 इज 17, जबकि आंसर आना चाहिए 25। तो 8,000 का कुछ हो रहा है, 8,000। यस, कहीं कैलकुलेशन चेक करते हैं दोबारा से ऊपर से। तो 52,000 ये आया हमारा टैक्स स्टार्टिंग से दोबारा एकदम। तो ये आ गया, कोई गलतियां हो जाती हैं। 95 बिल्कुल है, 95 और 43 हमारा वो था टैक्स मेड।
ये सही था ना हमारा, देखो एक बारी 53 प्लस 60 माइनस 70, यस 43। और फिर यहाँ पर आके देखा हमारा 95, आप भी ढूंढो मिस्टेक्स। 95 माइनस 43 कितना आ गया 52। 52 में 25 माइनस किया 27, 75, अच्छा 52,000 माइनस 25,000 माइनस 7,500, 19,500 नेगेटिव आ गया। फिर हमने इसमें 7,000 जोड़ दिया, 26,500 आ गया। टैक्स माइनस किया तो 53,000 माइनस किया, 79,500। ओके, ये तो है ही ओके हमारा। और यहाँ पर अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी बिल्कुल सही था। तो ये आ गया 2 लाख प्लस 20,000 और माइनस 7,500, 2,12,500 माइनस 169, और ये कितना था माइनस 79,500, 36,000 नेगेटिव। इसके अंदर अगर हम जोड़ रहे हैं कितना, इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं कितना, अदर करंट असेट की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पर भी ऐड होगा, यहाँ पर भी ऐड ही हो रहा है, कोई फ़र्क तो है नहीं। ठीक है, 53 जोड़ा अगर हमने यहाँ पर प्लस 53, 17 आ रहा है। कोई बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी नहीं है। टैक्स भी हो गया, कुछ गड़बड़ है दया, ढूंढो आप भी ढूंढो, मिस्टेक हो जाती है। दिस इज 7,000 लेस। इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो हमने माइनस ही किया ना, यस ठीक है। और ये कम हो रहा है तो अगर हम इसको वो भी ट्रीट करते 8,000, अगर हम इसको एक बारी वो ट्रीट करें 8,000 4,000 को अगर डिक्रीज किया तो यहाँ पर आएगा हमारा अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट इधर आ जाएगा कितना बेटा 4,000 प्लस हो जाएगा। तो 4,000 से ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 4,000 से ये अमाउंट बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। अगर हम इसके अंदर 4,000 और प्लस कर दें तो देखते हैं एक बारी कैलकुलेटर से। 19,500 प्लस 7,000 माइनस 4,000, तो 22,500 आ गया, बिल्कुल ठीक। अब 22,500 में 53,000 जोड़ोगे 75,500 आ गया, वही 4,000 का फ़र्क आएगा। 75,500 इसके अंदर प्लस कर दो आप 169 और माइनस कर दो 2,12,500, यह आ गया 32,000। 32,000। अब 32,000 के अंदर अगर हम माइनस करते हैं 53,000 तो आता है 21,000, जबकि आना चाहिए 25,000। मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ, ट्रीटमेंट तो बेटा उसका एकदम ही करेक्ट है, कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है। ये चेक कर लो, ये सही लिखा है। डेप्रीसिएशन कितना आया था हमारा 25,000 ही आया था। और मशीनरी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, विच इज़ 384। ग्रॉस वैल्यू लेनी होती है बेटा, 384 माइनस 215, 169, बिल्कुल परफेक्ट। इसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट कर लो, 60,000 का 10% ये है ना 6,000, और ये आ गया डिवाइड बाय 4, 1,500, बिल्कुल ठीक है। और 80,000 का हमने किया 10%, और ये आ गया हमारा इंटू में 3 डिवाइड बाय 4, 6,000, 7,500 वो आ गया। 95 यही है, तो कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है या तो। टैक्स आ गया 53,000 वॉज पेड, ये हमने चेक कर लिया है, एकदम बढ़िया था, 53 पेड था तो ये मेड आ गया। ये सब एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आई थिंक क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो, क्वेश्चन में गड़बड़ भी हो सकती है कि इस डेट में कोई ना कोई वो ना हो गड़बड़, ठीक है, क्या कहते हो। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक ही हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। और कोई करंट ट्रेड पेबल्स कितना था 14,000 ही आएगा, वही लिया है मैंने 14,000। और अगर हम यहाँ देखें इन्वेंट्री 7,000 एंड ये भी कितना आया 14,000 ही कम हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक लिया है। या तो मुझे ना यहाँ के अमाउंट में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है कि ये क्या है, ठीक है ना, ये वाला जो अमाउंट है इसके अंदर मुझे कुछ मिसप्रिंटिंग नज़र आ रही है। आप देख रहे हो ना 49 लग रहा है, हो सकता है कुछ और हो, पता नहीं, ब्लैंक्ड, ठीक है जी।
तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, आप बस ये फील करो कि चीज़ें कैसी कैसी गई हैं। हमने कोई भी ट्रीटमेंट गलत नहीं लिखा। मेरे को डाउट था कि चलो भाई कई बच्चों को ये ना लग रहा हो कि सर अदर करंट एसेट आपने कैसे मान लिया कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ऑल्दो भी मान सकते हैं क्योंकि वो जनरली क्या होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, तो यहाँ पर ये आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, नहीं भी आता तो हमने इसको यहाँ पर ऐड कर रहे थे, हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया था। कहाँ पर? ये एकदम लास्ट में इधर, कि हमने ओपनिंग कैश एंड कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया तो आना चाहिए था। भाई था ही बोलेंगे, अब तो आ तो रहा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है मेरे को, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो यह क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब मोटा मोटा आज की जो बात थी वो मुझे ये बताना था कि जो आपका फॉर्मेट है वही भगवान है, आपकी जो एडजस्टमेंट है वही सब कुछ है। तो कहानी ये है बेटा कि फॉर्मेट और एडजस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट और एडजस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उसी के बेस पर क्वेश्चन है। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं हो सकता है इसके अंदर कोई एरर हो, और वो मोस्ट प्रॉब्ली एरर इसी के अंदर लग रहा है, जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ एक मिस प्रिंटिंग है। बाकी सब तो भैया आपके सामने पूरा चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअल डेप्रिसिएशन भी हमने लगा दिया था, कितना था? 25,000 ही था। यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, 25,000 डेप्रिसिएशन था। 48 में से 23 जाएंगे, 25,000 ही आएगा। इंटरेस्ट भी लगा दिया, हर चीज़ लगा दी। वहाँ मुझे लग रहा है कुछ एक मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लगाते। यहाँ पर हमने ये देखना है कि फॉर्मेटिव किस तरीके से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इस तरीके से चलना है। वर्किंग नोट बनाकर दिखाना है मैम को, तब जाकर 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? आने वाली क्लासेस के अंदर और क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, तब तक आप अपनी कोई भी किताब के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। एडजस्टमेंट को देखकर, समझकर फिर ही क्वेश्चंस पर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी, कम एडजस्टमेंट वाले, ज़्यादा काम वाले। ठीक है जी, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।